ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम। और जब मैं स्टेट पीसीएस कहता हूं ना, तो सिविल सर्विस की तरह आपके राज्यों में पीसीएस का एग्जाम होता है। एमपी में एमपीपीएससी, बिहार में बीपीएससी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पीसीएस, राजस्थान में राजस्थान पीसीएस, इन सब की बात हो रही होती है। जो अस्थायी सुरक्षा के लिए आवश्यक स्वतंत्रता को खो देते हैं, वे ना तो स्वतंत्र होने लायक हैं और ना ही सुरक्षित होने के लायक। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बात कही है। और मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि इस तरह के टॉपिक पर आप लोग कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो इस तरह की पंक्तियों का भी वहां उल्लेख कर सकते हैं। शिक्षा में पूर्वाग्रह और बाल मन। और आजकल आप देखते हैं कि शिक्षा का क्या हाल हो रहा है। मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाला बिजनेस है अगर कोई शिक्षा। आप देखते हैं कि आजकल प्राइवेट स्कूलों का हाल देख लीजिए कि आप देखिए, आपको ड्रेस से लेकर आपको एक एक चीज उन्हीं के स्कूल की दुकान से खरीदना होगा। आप समझ रहे हैं? और बहुत महंगी हो गई शिक्षा। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि शिक्षा इतनी सस्ती तो होनी चाहिए, कम से कम इतना तो सब लोग उपलब्ध हो सबके सामने कि वो आसानी से अपने बच्चों को पढ़ा सकें। और कई विकसित देश हैं दुनिया में जहां शिक्षा पूरी तरह से फ्री रखी गई है। और शिक्षा बिल्कुल आप देखते हैं कि सबकी आधारभूत जरूरत है, चाहे वो गरीब हो, मीडियम परिवार हो या अमीर परिवार के बच्चे हों। तो कर्नाटक के चमराजनगर की रहने वाली चौथी कक्षा की एक बच्ची ने विज्ञान प्रदर्शनी में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जिसमें एक संदेश था कि जो औरत एक खास परिधान पहनती है वह जन्नत की हकदार है, जो नहीं पहनती है वह नरक में सांप बिच्छुओं की दावत बनती है। ऐसे में यह घटना हमारी शिक्षा प्रणाली की जड़ों में पैठ बना चुके पूर्वाग्रहों की भयावह तस्वीर पेश करती है। विज्ञान प्रदर्शनी में एक बच्ची का धार्मिक कट्टरता से प्रेरित मॉडल केवल उसकी कल्पना नहीं, बल्कि उस माहौल का नतीजा है जिसमें उसे ढाला गया है। अब कहते हैं ना कि बच्चों का दिमाग तो कोरा होता है, आप जिस तरह से उन्हें ढालेंगे, जो परिवेश मिलेगा उन्हें वैसे ही बन जाएंगे। सवाल यह नहीं कि यह विचार उसके मन में आया कैसे, बल्कि यह है कि आखिर उसकी सोच को इस दिशा में मोड़ा किसने। क्या यह उस शिक्षा का परिणाम है जो हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है, या फिर यह उस समाज की देन है जो बच्चों की कोमल चेतना में भी अंधविश्वास और दंड के भय को ठोंस देता है। आश्चर्य की बात है कि यह सब खुलेआम हो रहा है। शिक्षा तंत्र को इसकी भनक तक नहीं है। अगर इस मॉडल का वीडियो चर्चा में ना आता तो क्या प्रशासन जागता? क्या स्कूल की जिम्मेदारी तय होती? यह स्थिति हमारी शिक्षा प्रणाली की लचर, निगरानी और जवाबदेही की पोल खोलती है। शिक्षा का उद्देश्य तो बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने, तर्क करने, विवेकशील बनने के लिए प्रेरित करना होना चाहिए। और एक बात, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, छोटी सी किल, आप देखते हैं सब भगवान भरोसे। उसमें आप देखते हैं कि एक बच्चा नहीं, वो छोटा सा बच्चा रहता है, वो कहता है कि शेषनाग के सिर पे खड़ी हुई है पृथ्वी, घूमे की कैसी। वो आप देखिए कथाएं सुनाता है अपने स्कूल में, और जो सही परिभाषा बता रहा होता है वो आप देखिए उसकी बात को काटता है। तो वैसे ही आप देखते हैं कि जो बच्चे सुनेंगे, जो देखेंगे, उसी हिसाब से बातें अपनी रखेंगे, अपने आप को व्यक्त करेंगे। शिक्षा का उद्देश्य केवल पुस्तकों में लिखी बातें रटाना नहीं, बल्कि बच्चों में स्वतंत्र रूप से और सोचने और तर्क करने की क्षमता विकसित करना होता है। लेकिन जब शिक्षा प्रणाली ही धार्मिक पूर्वाग्रहों और सामाजिक कुरीतियों का माध्यम बनने लगे, तो यह न केवल बच्चों की मानसिक विकास को बाधित करता है, बल्कि समाज के भविष्य को भी अंधकारमय बना देता है। यूनिसेफ की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 70% बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान धार्मिक सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों से प्रभावित होते हैं। भारत में 2021 की राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति रिपोर्ट बताती है कि बड़ी संख्या में स्कूलों में बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधिक धार्मिक पृष्ठभूमि की शिक्षा दी जाती है। कर्नाटक की चंद घटना इस प्रवृत्ति का एक उदाहरण है, जहां मासूम बच्ची को अंधविश्वास में जकड़ दिया। हम लोग नहीं, पहले आप देखिए बचपन में दादा दादी से, नाना नानी से बहुत सारी अंधविश्वासी वाली कहानियां सुनते थे कि सूर्य भगवान को कोई निगल जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, दुनिया भर की इस तरह की। यूनिसेफ के बारे में जरूर आप लोग याद रखिएगा, इस तरह के संगठनों से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। किसके? यूनिसेफ। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर कहां देखने को मिलेगा? मैं बात कर रहा हूं किसकी? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड की। 11 दिसंबर 1940 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। एक अध्ययन के अनुसार 8 से 14 वर्ष की उम्र के 65% बच्चे परिवार से धार्मिक मान्यताएं अपनाते हैं, जो उनकी स्वतंत्र सोच पर प्रभाव डालती। यह उस सामाजिक अनुकूलन का नतीजा है जो धर्म के नाम पर बच्चों की सोच को सीमित कर देता है। शिक्षा का असली उद्देश्य बच्चों के मन में सवालों को जन्म देना है, न कि उन्हें ऐसे अंधविश्वास में भर देना जो उनके आत्मनिर्भर की क्षमता को खत्म कर देते हैं।
और देखिए जो बचपन से हमें परिवेश मिलता है ना वो बहुत मायने रखता है। आज आप देखते हैं कि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं, मैं दारू इस तरह के सिगरेट मिगरेट नहीं पीता हूं। मैं इसलिए नहीं पीता हूं, मुझे नहीं पता है कि वो मैं अलग मामला हो गया, अलग विवाद का विषय हो सकता है, संवाद का विषय हो सकता है, चर्चा हो सकती है कि वो सही है गलत है। लेकिन मेरे परिवार में माँ बाप नहीं खाते हैं, जिन लोगों के साथ मैं रहा उन्होंने नहीं खाया, और उनके लिए अभी भी अगर बात हो जाए कि वो नॉनवेज खा लूं तो वो कई दिन तक हमसे बात नहीं करते हैं, इतने गुस्सा हो जाते हैं। तो वो मुझे लगता है कि उनकी बात मान ले, और उनके मन में कुछ और बातें बैठी हुई हैं, धार्मिक बातें बैठी हुई है, तो वो रहता है, फर्क पड़ता है। भारत जैसे विविधता वाले देश जहां महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की स्वतंत्रता है, वहां धार्मिक कट्टरता की जड़ें इतनी गहरी कैसे जम रही हैं। एक और ईरान में महिला संघर्ष कर रही हैं और दूसरी ओर भारत के कुछ हिस्सों में इसे धर्म की पहचान के रूप में थोपा जा रहा है। विडंबना यह है कि जिन बच्चियों को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की समझ होनी चाहिए थी, उन्हें पहले से ही यह सिखाया जा रहा है कि धर्म के नाम पर कुछ विशेष पहनावे ही शुद्धता का प्रमाण है। कोई भी परिधान पहनना किसी की निजी पसंद हो सकता है, लेकिन जब यह डर और धार्मिक पूर्वाग्रहों के साथ जोड़ा जाता तब यह महज आपदी के कपड़ों की बात नहीं रह जाती, बल्कि एक मानसिक जकड़न का रूप लेती है। जिस उम्र में बच्चों को तार्किक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना की शिक्षा दी जानी चाहिए, उसी उम्र में उनके दिमाग में यह भरना कि खास परिधान ना पहनना वाली औरतें नापाक होती हैं, और यह दर्शाता है कि सांप बिच्छू से ज्यादा जहरीला विष समाज बच्चों के मन में घोल रहा है। एक आपने मामला देखा होगा, सबरीमाला प्रकरण, जिसमें आप देखते हैं कि महिलाओं को, बच्चियों को जाने की वहां इजाजत नहीं थी। बाद में आप देखते हैं कि कोर्ट ने हमारे उसमें हस्तक्षेप किया, और बाद में आप देखते हैं कि कोर्ट ने वहां इजाजत दी और अब जा सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि वहां जो पुजारी पूजा कर रहा है वो पूजा कर सकता है, उस महिला ने उसे जन्म दिया, वो आप देखिए महिला अछूत हो गई, वो पुजारी आप देखते हैं क्या हो गया, बड़ा शुद्ध हो गया। इस तरह के बहुत हमारे देश में चलता है। धर्म और शिक्षा के टकराव का यह मामला अकेले भारत तक सीमित नहीं है। अमेरिका में विकासवाद बनाम सृजनवाद की बहस हो, फ्रांस में हिजाब प्रतिबंध का मुद्दा हो, या अफगानिस्तान के में लड़कियों की शिक्षा पर पाबंदी, हर जगह धार्मिक विचारधारा और शिक्षा का संघर्ष साफ नजर आता है। चीन में तो सरकार स्वयं शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित तय करती है कि बच्चों को क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं। विडंबना है कि जो शिक्षा व्यक्ति को स्वतंत्र विचारक बनाती है वह पूर्वाग्रहों की जननी बन रही है। इसलिए स्कूलों को ऐसी किसी भी शिक्षा से दूर रखना जरूरी है जो बच्चों को पूर्वाग्रह से भर दे। उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने, सवाल करने और नए विचारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों और शिक्षा नीति निर्माताओं की भी इसमें अहम भूमिका होनी चाहिए। शिक्षा केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह बच्चों को तार्किक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का अवसर देने वाली होनी चाहिए। जब तक शिक्षा में धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों का अंत नहीं होगा, तब तक स्वतंत्र और तार्किक सोच रखने वाली पीढ़ी का निर्माण संभव नहीं होता है। अब सवाल यह उठता है कि इस समस्या का समाधान क्या है। सबसे पहले स्कूलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षा प्रणाली में किसी भी प्रकार के धार्मिक या सांस्कृतिक पूर्वाग्रह की जगह ना दें। शिक्षकों को भी इस बात के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वे बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने और सवाल करने के लिए प्रेरित करें। ये अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने बच्चों को धार्मिक कट्टरता से दूर रखते हुए उन्हें विवेकशील और तर्कशील बनाने का प्रयास करें। दूसरा महत्वपूर्ण कदम यह हो सकता है कि शिक्षा प्रणाली में विज्ञान और तार्किक सोच को और अधिक प्रोत्साहित किया जाए। पाठ्यक्रम इस तरह बनाया जाना चाहिए कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने, अपनी राय बनाने की आदत विकसित करें। जब तक बच्चे खुद यह समझ नहीं पाएंगे कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, तब तक वे किसी भी विचारधारा के प्रभाव में आसानी से आ सकते हैं। तीसरा समाधान यह हो सकता है कि समाज में व्यापक स्तर पर संवाद, बहस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यह जरूरी है कि लोग एक समझें कि किसी भी धार्मिक पहनावे को अनिवार्य बनाना, खासकर जब वह भय और दंड के साथ जोड़ा जाए, तो यह स्वतंत्रता का हनन है। अतः शिक्षा का असली उद्देश्य बच्चों को तर्कशील और स्वतंत्र सोच वाला बनाना होना चाहिए, ना कि उन्हें किसी खास विचारधारा की कठपुतली बना देना। और जब तक स्कूलों में तार्किक और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा नहीं मिलेगा, तब तक समाज में धार्मिक कट्टरता और पूर्वाग्रहों का जहर फैलता रहेगा। बच्चों का मन एक खाली कैनवास की तरह होता है, जिसे या तो ज्ञान और तार्किकता के रंगों से भरा जा सकता है, या फिर अंधविश्वास और कट्टरता के काले धब्बों से। और यह हम पर निर्भर करता है कि हम अगली पीढ़ी को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। ये आप लोग देखिए कि हमारे देश में आप देखते हैं कि झाड़ फूंक से लोग कैंसर ठीक करने की बातें करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अंधविश्वास हमारे देश में भरा पड़ा हुआ है। और मैं तो आप लोगों से कहता हूं, सबसे बात करते समय कहता हूं कि बच्चों को खोल के आप देखते हैं कि जो पढ़ना है वो पढ़ाने की, विज्ञान पर ध्यान देने की बात करिए। समझ रहे हैं आप लोग, इंग्लिश को अच्छे से पढ़ाने की बात करिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये सब बेमतलब की बातें हैं जो आप देखते रहते हैं। समझ रहे हैं, बिना इंग्लिश के, बिना विज्ञान के संभव है कुछ? आप देख लीजिए।
कर्नाटक की बात करें तो बेंगलोर इसकी राजधानी, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। और सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और थावरचंद गहलोत राज्यपाल हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या कर्नाटका, ये भी याद रखिएगा। ये आप देखिए मन से संवाद, ये आप देखिए खुद से बातचीत करना सफलता प्राप्त करने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। और जब हम अपने मन की गहराइयों में झांकते हैं, खुद से सवाल करते हैं और अपने विचारों का विश्लेषण करते हैं, तो हमें अपने लक्ष्य और कमजोरियों की स्पष्ट समझ मिलती है। आप लोग कहते हैं ना कि भैया नहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, इस तरह की अनेकों समस्याएं आप लोग लेकर आते रहते हैं, पूछते रहते हैं। मैं तब भी कहता हूं कि अगर आप अपने अंदर ईमानदारी से झांक लेना तो आप लोगों को सब मालूम चल जाएगा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और इसका समाधान क्या हो सकता है। दुनिया की दूसरी कोई ताकत आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है और ना समस्या की पहचान कर सकता है। आपको खुद देखना होगा, आपको उस पर ध्यान देना होगा। मैं आप लोगों से मॉक टेस्ट देने की बात क्यों कहता हूं? आप मॉक टेस्ट देंगे, आपकी कमियां आपको मालूम चलेंगी, कौन से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, कहां किस क्वेश्चंस पर आपको ज्यादा टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देने की जरूरत है। खुद से ईमानदारी से बात करने से हम अपनी वास्तविक स्थिति को पहचान सकते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। खुद से बात करने का मतलब सिर्फ अपने विचारों को सुनना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा में मोड़ना भी है। यह आत्मविश्लेषण हमें बताता है कि हम कहां खड़े हैं और हमें कहां जाना है, हमें वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। अपने अच्छे और बुरे निर्णयों पर विचार करें, सही और गलत कार्यों का विश्लेषण करने, खुद से ईमानदारी से सवाल करने की जरूरत है कि क्या हम सही राह पर चल रहे हैं। और जब हम खुद से सच्चे सवाल पूछते हैं तो हमें अपने सुधार की दिशा का भी पता चलता है। एक और यहां आप लोगों को बात बता दूं, देखिए ईमानदारी से झांकना और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, फिर सुधार करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और दुनिया से तो हम लोग मिल रहे हैं, अपने आप से मिलना भूल जाते हैं। सफलता केवल भाग्य पर निर्भर नहीं होती है, बल्कि यह हमारे प्रयासों, संकल्पों का परिणाम होती है। सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। जब तक कि हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, तब तक हम सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। अपने सपनों को साकार करने के लिए ठोस योजना बनाना आवश्यक है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिना थके, बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। और जो मेहनत करते हैं, भगवान भी उसी की मदद करता है। ये बात भी याद रखिएगा। मेहनत और दृढ़ संकल्प के बिना कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता है। आत्मविश्लेषण और खुद से बातचीत करना जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने मन की गहराइयों में झांकते हैं और खुद से सवाल करते हैं तो हमें अपने लक्ष्य और कमजोरियों की स्पष्ट समझ मिलती है। खुद से ईमानदारी से बात करने से हम अपनी वास्तविक स्थिति को पहचान सकते हैं। और एक बात आपको बता दूं, मैं इसीलिए कहता हूं आपसे कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसका पैटर्न, सिलेबस, पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के जरूर देखा करिएगा, ईमानदारी से विश्लेषण किया करिएगा। तब आपको सही दिशा मालूम चल जाएगा कि किस दिशा में आपको बढ़ना है आगे। सपने वे नहीं हो जो सोते समय देखे जाते हैं, क्योंकि वो तो दुनिया देखती है। सपने बल्कि वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। हमारे दिल में जो आरजू होता है, जब वह पूरी होने के करीब आता है तो दिल की खामोशी भी नजरों से अपनी बात कह जाती है। हर इंसान के भीतर एक अद्भुत शक्ति होती है, उसे अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा देती है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी, जुनून के साथ आगे बढ़ता है तो उसकी राह में आने वाली हर बाधा छोटी लगने लगती है। मेहनत, आत्मविश्वास और सही दिशा में किया गया प्रयास सफलता की कुंजी होती है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो किसी भी कठिन परिस्थिति में हमें मजबूती से खड़ा रखती है। जब हम अपने और दूसरों के लिए सकारात्मक सोच रखते हैं तो यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आप देखते हैं कि बढ़ाती है और हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। कोशिश यह करनी चाहिए कि हमें अपने मन से संवाद करें, विवाद नहीं। संवाद से हल निकलता है और विवाद से समस्या पैदा होती है। आत्मविश्लेषण की राह में कई बाधाएं भी आ सकती हैं। कभी कभी हमारा मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है और आप देखिए जिससे हमें अपनी सच्ची क्षमताओं को पहचान नहीं पाते हैं। डर, असफलता का भय, आत्मसंदेह हमारी सोच को सीमित कर सकते हैं। और उदाहरण के लिए अगर कोई छात्र परीक्षा में बार बार असफल हो रहा है तो खुद से यह पूछ सकता है कि वह कहाँ गलतियां कर रहा है। और अगर आप लोग ईमानदारी से अपने अंदर झांकेंगे तो आपको मालूम भी कमियां मालूम चल जाता है। अगर वह अपने डर और निराशा को खुद पर हावी होने देगा तो वह सही उत्तर नहीं खोज पाएगा। इसी तरह कोई व्यक्ति अपने करियर में सफलता नहीं पा रहा है तो उसे अपनी रणनीतियों और कार्यशैली पर विचार करना चाहिए, बजाय इसके कि वह खुद को असफल मान ले। अगर कोई व्यवसायी बार बार नुकसान झेल रहा है तो उसे अपने व्यापार रणनीति का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। यह समझना चाहिए कि किन बिंदुओं पर सुधार की आवश्यकता है। आत्मविश्लेषण से हमें अपनी गलतियों को समझ कर सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर सफलता
एक दिन में नहीं मिलती। कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता हमें और अधिक मजबूत बनाती है। अपने आसपास के लोगों की मदद करना भी सफलता का एक हिस्सा है। जब हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचते हैं तो उनकी मदद करते हैं तो यह हमें आंतरिक संतुष्टि देता है और हमें अधिक प्रेरित करती है। नकारात्मक विचारों से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन में नकारात्मक विचार रखने से आत्मविश्वास कम हो सकता है। और जब हम पूरे दिल से प्रयास करते हैं तो सफलता भी हमारा साथ देती है। मैंने कहा ना कि 100% अगर आप देते हैं तो 100% ये भी मान के चलिए कि पॉजिटिव आपका रिजल्ट रहेगा, और नेगेटिव लोगों से भी दूर रहा करिएगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो इसे पाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए मेहनत, धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति कभी हार नहीं मानता वह अपने जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करता है। जब हम किसी लक्ष्य के लिए संघर्ष करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारा आत्मविश्वास, मेहनत हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। जो व्यक्ति अपने सपनों के प्रति समर्पित होता है वह सफलता की बुलंदियों को छूता है। जो व्यक्ति अपनी मेहनत, काबिलियत पर भरोसा रखता है वह अपने नसीब को भी बदल सकता है। यह आत्मविश्वास तभी आता है जब हम अपने मन से निरंतर संवाद करते हैं, खुद से सवाल करते हैं। खुद को समझने और अपनी क्षमताओं को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि सफलता की पहली सीढ़ी खुद से की गई सच्ची बात होती है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं, बताइए। ये आप देखेंगे हिंसा बनाम सियासत। ये आप देखिए पश्चिम बंगाल में जो हिंसा फैली हुई उसी को लेकर बातें हो रही हैं। वक्फ बिल आया था ना, फिर वो कानून बन चुका है। और देखिए जब कोई कानून बनाना होता है तो राज्यसभा, लोकसभा में कोई प्रस्ताव आता है, उसे आप लोग क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। राज्यसभा, लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है। ये है पश्चिम बंगाल। कोलकाता इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान से लगती है और बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है। और ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं। सीबी आनंद बोस राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में अक्सर कानून व्यवस्था के मसले सियासी बयानबाजियों में उलझा दिए जाते हैं, और जिसका नतीजा होता है कि ना तो प्रशासन उसमें कोई सबक लेता है और ना ही उसकी जवाबदेही पर आमजन के सवालों के जवाब मिल पाते हैं। मुर्शिदाबाद में भड़की सांप्रदायिक हिंसा का असर वही होता नजर आ रहा है। इस मसले पर विपक्षी भाजपा और सत्ता तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में जुट गई। वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में वहां आंदोलन शुरू हुआ। बीते शुक्रवार को इसने अचानक हिंसक रुख अख्तियार कर लिया और उसमें 3 लोग मारे गए, कई लोगों के घायल होने की सूचना है। घरों, दुकानों, पुलिस वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी की गई। जब स्थिति पर काबू पाना मुश्किल हो गया तो सीमा सुरक्षा बल को बुलाना पड़ा, और फिर हालात बेकाबू रहे तो बीएसएफ, अन्य सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात कर दी गई। स्थिति इस तरह कदर खौफनाक हो गई कि सैकड़ों लोग अपना घर बार छोड़कर निकटवर्ती जिलों में सुरक्षित जगहों पर पलायन कर गए। भाजपा का आरोप है कि यह हिंसा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान की वजह से भड़की है। वहीं सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि हिंसा करने वाले लोग बाहर से लाए गए थे। हालांकि फिलहाल स्थिति सामान्य होती बताई जा रही है। प्रशासन का दावा है कि हिंसा करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। मगर यह सवाल अपनी जगह है, क्या पश्चिम बंगाल सरकार और प्रशासन की इस बात का अंदाजा नहीं था कि मुर्शिदाबाद उसके आसपास के इलाकों में ऐसी स्थिति बन सकती है? खुद मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि वे पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून लागू नहीं होने देंगे। उन्हें इसके विरोध में उभरने वाले आंदोलन की भी पूरी जानकारी थी। फिर उन्हें यह अंदाजा कैसे नहीं था कि इसमें 2 समुदाय की भी टकराव की स्थिति बन सकती है? अगर वे कह रही हैं कि हिंसा करने वाले बाहर से लाए गए थे तो हैरानी की बात है। इसकी जानकारी वहां की खुफिया तंत्र को कैसे नहीं मिल सकी? इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां से बाहर गए और बाहर से पहुंच गए, कैसे सुरक्षा बलों को इसकी भनक नहीं मिल पाई? इस तरह के आधार पर सरकार अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती है। और हिंसा होती है, इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा होती है तो आम लोग मारे जाते हैं, गरीब लोग मारे जाते हैं, उन पर प्रभाव पड़ता है। कभी आपने सुना है कि किसी नेता को फर्क पड़ा हो? नेता को तो वोट बैंक की राजनीति हो जाती है, फायदे मिल जाते। अनेक मौकों पर सियासी आवेग में 2 राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को परस्पर भिड़ते देखा गया। हर चुनाव में के वक्त वहां ऐसी स्थिति बन जाती है। सामान्य आंदोलनों के समय भी इसकी आशंका बनी रहती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा कुछ इस कदर घुल मिल गई कि हर राजनीतिक दल मौका मिलते ही अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ आजमाइश के लिए ललकारता देखा जाता है। यह भी छिपा बात नहीं है कि वहां उपद्रवी तत्वों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। यह सत्तारूढ़ दल परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने, कानूनी सिकंजर से दूर रखने का भरोसा देता नजर आता है। वक्फ संशोधन कानून के पक्ष और विपक्ष में किस तरह राजनीतिक रस्साकसी का माहौल है वह किसी से छिपा नहीं है। फिर पश्चिम बंगाल सरकार ऐसी किसी स्थिति को से बेखबर कैसे थी? उसने हिंसा रोकने की अब पहले से तैयारी क्यों नहीं की थी? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। उचित सुझाव।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की बात हो रही है। मनरेगा कार्ड जो गांव में बनते हैं ना, जो आप देखते हैं कि आपको रोजगार दिलाने का काम करते हैं, उन्हीं की आप देखते हैं कि मनरेगा बदलते वक्त उभरती चुनौतियों की बातचीत आज भी प्रासंगिक है। इस कार्यक्रम के लागू होने से के बाद लाखों मजदूरों को काम मिला है। पलायन में काफी हद तक कमी आई है। मनरेगा से ने साबित किया है कि भारत में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए वह आज भी उम्मीद की किरण है। इस कार्यक्रम से लाखों अकुशल श्रमिकों महिलाओं को पूरे वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिली। इससे बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार लाभान्वित हुए हैं। यही वजह है कि इस कार्यक्रम में काम के दिन बढ़ाने की मांग अक्सर उठती रही है। अब संसद की स्थायी समिति ने भी मनरेगा पर भरोसा जताते हुए काम के दिनों की संख्या बढ़ाकर 5 महीने यानी 150 दिन करने का सुझाव दिया। इसके अलावा उसने दैनिक पारिश्रमिक कम से कम 400 रुपये करने की सिफारिश की। दरअसल अभी इस कार्यक्रम के तहत मिलने वाली मजदूरी इतनी कम है कि इससे न्यूनतम जरूरतें भी पूरी नहीं हो सकती। रोजगार योजना के लिए आवंटित राशि में लंबे समय से ठहराव पर समिति की चिंता इसी संदर्भ में है। कोई दो राय नहीं कि इसकी राशि बढ़ने से इसकी प्रभावशीलता बढ़ेगी। हालांकि मनरेगा में वित्तीय अनियमितताओं की भी शिकायतें मिलती रही हैं। इसके प्रति श्रमिकों का रुझान घटने और मजदूरी देर से मिलने पर सवाल उठते रहे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय की स्थायी समिति ने 3 साल पहले मनरेगा का विश्लेषण करते हुए कई सुझाव दिए और तब उस समिति ने भी इस कार्यक्रम को नया रूप देने के लिए काम के गारंटी शुदा दिनों को 100 से बढ़ाकर 150 करने की सिफारिश की थी और सभी राज्यों में समान मजदूरी दर करने का सुझाव दिया था। अब संसद की समिति ने उन सुझावों पर एक तरह से मोहर लगाई। अगर मनरेगा में नीतिगत सुधार को लागू करने के लिए स्वतंत्र और पारदर्शी सर्वेक्षण होगा तो इसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। भविष्य में इस कार्यक्रम से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा और इसमें दो राय नहीं है कि मनरेगा से अपनी सार्थकता साबित की है। आप लोग अपनी राय बताया करिएगा, क्योंकि भैया प्रीलिम्स आपको देना है, मुख्य परीक्षा आप लिखेंगे, समझ रहे हैं, इंटरव्यू आप देंगे। चीन अमेरिका के शुल्क संघर्ष का क्या होगा असर, ये आप देख रहे हैं कि देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी, आप देखिए हमारा पड़ोसी चाइना आपको देखने को मिलेगा, ये भारत है। यहाँ आप देखेंगे तो यूएसए आपको देखने को मिल जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स की बात हो रही, वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। इस दोनों में आप देखते हैं चल रहा है ना, उसने पहले आप देखिए कर बढ़ाया, फिर टैरिफ बढ़ाया, फिर चाइना ने बढ़ा दिया, फिर अमेरिका ने बढ़ा दिया, तो उसी की बातें की जा रही है। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पाते हैं। अमेरिका ने विभिन्न देशों पर लगाए शुल्क को 90 दिनों के लिए स्थगित करने का फैसला किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा करते हुए कहा कि ये देश अधिक अनुकूल शर्तों पर बातचीत करने के लिए राजी हैं। हालांकि ट्रंप ने चीन से आयात पर शुल्क दर को बढ़ाकर 145% कर दिया, क्योंकि चीन ने अमेरिका से इस संबंध में बातचीत करने से इंकार कर दिया और कहा कि अमेरिका का रवैया सही नहीं है, वह शुल्क युद्ध में अंत तक लड़ेगा। चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी वस्तुओं पर 125% शुल्क लगा दिया। ऐसे में दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध गहराने की आशंका बढ़ गई। अमेरिका ने चीन के उत्पादों पर पहले ही 20% का शुल्क लगा रखा था। पिछले सप्ताह ही राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर अतिरिक्त 34% शुल्क लगाने की घोषणा की। यह 9 अप्रैल को लागू होना था, लेकिन इसके चंद घंटे पहले ही ट्रंप ने इसमें 50% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की। इसके बाद चीन के तेवरों को देखते हुए ट्रंप ने उस पर 125% शुल्क लगाने का ऐलान किया। ऐसे में यह सवाल लाजमी है कि इन दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। चीन की तैयारी तो अमेरिका की ओर से शुल्क बढ़ाए जाने के बाद चीन विभिन्न देशों से संपर्क साधने में जुटा है। माना जा रहा है कि अमेरिका को अपने कदम पीछे हटाने के लिए मजबूर करने के वास्ते चीन संयुक्त मोर्चा बनाने का प्रयास कर रहा है। और आप देखिए, हालांकि चीन के गहन प्रयासों के बावजूद उसे कोई खास सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि अधिकतर देश डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार युद्ध के केंद्र में आए चीन के साथ गठजोड़ के इच्छुक नजर नहीं आ रहे हैं। चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसके जरिए दुनिया को एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की गई। सरकारी एजेंसी सिन्हुआ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन यूरोपीय संघ के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है, ताकि दोनों पक्षों के नेताओं के बीच जो समझ बनी उस पर मिलकर अमल किया जा सके। चीन के वाणिज्य मंत्री वांग वेंताओ ने आसियान देशों से भी बातचीत की है, जबकि प्रधानमंत्री ली ने व्यापारिक दिग्गजों से मुलाकात की है। विभिन्न देशों को लामबंद करने की चीन की कोशिश के बीच ऐसा नहीं है कि सभी देश चीन के साथ जुड़ने की दिलचस्पी रखते हैं। एक तो आप देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर भी भरोसा नहीं हो रहा है किसी को, कब कौन से फैसले ले ले, क्या करने लगे जाए, दुनिया को नहीं पता है, उन्हें खुद पता नहीं है मुझे लगता है। और फिर आप देखिए पीछे हट जाते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बात हो रही है, जकार्ता इंडोनेशिया, इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। आसियान में ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम इसके सदस्य हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार कारोबार घाटे को देख लीजिए,
ये आंकड़े जरूर याद रखिएगा। अमेरिका चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले साल करीब 585 अरब डॉलर का रहा। इसमें पाकिस्तान ने चीन से 440 अरब डॉलर का आयात किया, जबकि चीन ने अमेरिका से 145 अरब डॉलर का सामान आयात किया। आप जब खरीदेंगे ज्यादा, बेचेंगे कम, तो आप व्यापार घाटे में रहेंगे, तो अमेरिका व्यापार घाटे में। इस वजह से 2024 में अमेरिका का चीन के साथ व्यापार घाटा 295 अरब डॉलर रहा। हालांकि यह कुल, ये आप देखिए, अमेरिकी अर्थव्यवस्था के करीब 1% के बराबर है। लेकिन आप देखिए, अमेरिका अर्थव्यवस्था के आकार को देखते हुए यह अच्छा खासा है। जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने तो उन्होंने चीन की वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाए। उसके बाद राष्ट्रपति बने जो बाइडन ने इन शुल्क को बरकरार रखा। इसकी वजह से चीन ने से अमेरिकी आयात में कमी आई और 2016 में जहां यह कुल आयात का 21% था, पिछले साल गिर के 13 हो गया। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती संभव है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार इस साल कुल वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी अच्छी खासी है। अगर इन दोनों देशों के बीच व्यापक व्यापार संघर्ष छिड़ जाता है तो यह दोनों के विकास दर को धीमी करेगा। इससे पैदा हुई सुस्त वैश्विक विकास से अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भी नुकसान होगा। वैश्विक निवेश पर भी असर पड़ेगा। आईएमएफ की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ये आप देख लीजिए, चीन से इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात ज्यादा है। अमेरिका को चीन से निर्यात किए जाने वाले सामान से बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, खिलौने, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बैटरी का एक बड़ा हिस्सा भी चीन निर्यात करता है। सबसे बड़ी हिस्सेदारी स्मार्टफोन की, जो अमेरिका को चीन से होने वाले कुल निर्यात का 9% है और इनका एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी कंपनी एप्पल के लिए बनाया जाता है। देखिए, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। नुकसान पहुंचाने के अन्य रास्ते भी हैं। अमेरिका के अतिरिक्त शुल्क पर चीन के जवाबी शुल्क से दोनों देशों में वस्तुओं की कीमतें बढ़ना तय है। शुल्क के अलावा चीन दूसरे रास्ते भी अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। उद्योगों के लिए जरूरी तांबे से लेकर लिथियम जैसी धातुओं को परिशोधित करने में चीन की मुख्य भूमिका है। वह इनके अमेरिका तक पहुंचने में बाधा खड़ी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये चीन के वाणिज्य मंत्री हैं वांग बेंताओ। ये क्या करें, अमेरिकी शुल्क व्यापार संगठन व सभी विश्व व्यापार संगठन तथा सभी देशों के वैध हितों का गंभीर उल्लंघन करता है। इसमें नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को गंभीर नुकसान पहुंचेगा और वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की स्थिरता प्रभावित होगी। उचित कारण हो तो कई लोग उसे समर्थन देते हैं। अमेरिकी लोगों का समर्थन नहीं जीत सकता है, अंत में विफल हो जाता है। और अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट क्या कह रहे हैं, यह कोई व्यापारिक युद्ध नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार में समानता के लिए बाधाओं से निपटने की रणनीति है। हमने देखा कि कुछ देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में असंतुलन पैदा कर रहे हैं। चीन उसमें सबसे प्रमुख है। अमेरिका अब चुप नहीं बैठेगा और जो देश उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे उन्हें अतिरिक्त शुल्क से राहत नहीं दी जाएगी। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं आप लोग। ईमानदारी से मेहनत करिए। धन्यवाद।